मैं डॉक्टर अकबर खान, आईएमए प्रेसिडेंट शामली। देखिए, आज मेरी जो वीडियो बनाने का मकसद है वो टीकाकरण यानी कि कोविड का जो वैक्सीनेशन हो रहा है उसके बारे में कुछ जानकारी आपको मैं देना चाहता हूँ। देखिए, जैसे कि हमने हाल ही दिनों में देखा कि किस तरीके से कोरोना ने घर के घर उजाड़ दिए और कैसी तबाही मचाई। एक बल्कि सुनामी, मैं कहूँगा कि सुनामी ही आ गई थी और जिसने कितना नुकसान किया हम सब ने उसको देखा। और ऊपर वाले का करम है कि फिलहाल केसेस बहुत बहुत कम हो गए हैं। अभी भी हैं केसेस, लेकिन वो हाल नहीं है, वो ऑक्सीजन डिमांड नहीं है, वो इंजेक्शंस की डिमांड नहीं है, वो मरीज़ उतने उतने सीरियस नहीं है। तो ये तो खैर अच्छी बात है, हम सबकी दुआ है कि ऐसा ही हो। और जैसे कि अक्सर आप सुनते भी होंगे तीसरी लहर, चौथी लहर, तो ऊपर वाले से दुआ है कि ऐसी कोई लहर ना आए। लेकिन जैसे कि मैंने पहले भी वीडियोस में बताया है, अक्सर डॉक्टर्स बता रहे हैं, आपको अलग अलग माध्यम से ये बात पता चल रही है कि ये लहर या ये वेव्स जिस तरह से कम होंगी उसका तरीका सिर्फ एक है कि हमारे अंदर इम्यूनिटी बिल्डअप हो जाए। अब इम्यूनिटी बिल्डअप होने के लिए या तो हमें इन्फेक्शन हुआ हुआ हो तो कुछ दिनों तक हम इम्यून रहते हैं, री इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम होते हैं, और या फिर हम बाहर से कुछ ऐसी चीज ले लें जो जिससे कि हमारे अंदर इम्यूनिटी बिल्डअप हो जाए। तो इस तरह की चीजों को हम डॉक्टर्स वैक्सीन कहते हैं। मैं आम लोगों को समझाने के लिए बहुत आसान भाषा का इस्तेमाल करता हूं जिससे कि आम लोगों को आसानी से बात समझ में आ जाए। तो बेसिकली वैक्सीन एक ऐसी चीज होती है जो हमारे बदन में डाली जाती है। कई बार वो उस चीज जिससे हमें प्रोटेक्शन चाहिए, उस वायरस का लाइव हिस्सा होता है, कई बार वो इनएक्टिवेटेड होता है, निष्क्रिय किया हुआ होता है, कई बार वायरस को मार के उसका हिस्सा होता है, कई बार वायरस की कुछ चीजें लेकर उसकी बॉडी की वो डाली जाती हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर एक तरीके से इन्फेक्शन पैदा किया जाता है और उस इन्फेक्शन से हमें डिजीज नहीं होता है। यानी कि हमारी बॉडी तो ये सोचती है कि भाई वायरस आ गया, और बॉडी उस वायरस आ गया, वो चीज आ गई, वो दुश्मन आ गया, उसके खिलाफ तैयारी करती है, एंटीबॉडीज बनाती हैं और हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बनती है। और चूंकि वो इस तरह से इस फॉर्म में दिया जाता है जिससे कि खतरा बहुत ही कम होता है बीमारी होने का, तो डिजीज यानी कि बीमारी नहीं होती है और इम्यूनिटी बिल्डअप हो जाती है। तो एक बेसिक सा मैंने आपको एक तरीका बताया है वैक्सीन का, कि वैक्सीन क्या होती है। यानी कि किसी भी बीमारी, जिस बीमारी से हमें बचाव करना है, उसी बीमारी का छोटा सा असर हम अपनी बॉडी में डाल देते हैं और बॉडी उसको ये समझ के कि ये वो बीमारी का बैक्टीरिया या ऑर्गेनिज्म आ गया है और उसके खिलाफ लड़ाई लड़ती है। और चूंकि वो दुश्मन इतना स्ट्रांग होता ही नहीं है तो वो लड़ाई जीत जाती है और आइंदा कभी असली दुश्मन, असली वायरस जब भी हम पर अटैक करता है तो हमारी तैयारी पूरी होती है, हमारे पास एंटीबॉडीज होती हैं और वो फौरन उस लड़ाई को जीत लेती है। तो ये वैक्सीन का एक सिस्टम है। अब इस कोरोना वायरस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे लिए यही हुई है कि जितना इसका ट्रांसमिशन देखा हमने, कितनी भयानक तरीके से एक दूसरे को लगता है, फैलता है। पिछले 1.5 साल से हम लोग परेशान हैं। तो हमारी समझ में यही आ रहा है कि या तो हमें हो गया हो, कुछ दिनों की इम्यूनिटी मिल गई, या फिर हमें वैक्सीन लग जाए और वैक्सीन लगने के बाद भी हमें काफी दिन तक उसकी इम्यूनिटी मिल जाती है, हमें इन्फेक्शन नहीं होगा और इसी तरह से हम इसकी ट्रांसमिशन की चेन को ब्रेक कर देंगे। तो टीकाकरण इस पूरे केस के अंदर, इस पूरी चीज के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप इसकी इंपॉर्टेंस समझें। अक्सर लोग, मैं देख रहा हूं कि वो इंपॉर्टेंस नहीं समझ रहे हैं। जिस वक्त सेकेंड वेव चल रही थी, केसेस बेनता ज्यादा थे, तो उस वक्त तो लोग थोड़ा सीरियस थे, डरे हुए थे। और भाई हमें वैक्सीन क्यों नहीं लग रही है, हमारी तो उम्र 40 साल की है, हमारी तो उम्र 25 सालों की है और हमें वैक्सीन क्यों नहीं लग रही, सरकार क्यों नहीं लगवा रही, इस तरह की बातें आ रही थी। तो उस वक्त डर का माहौल था, हर आदमी सोचता था बस आज अभी वैक्सीन लग जाए और मैं बस इम्यून हो जाऊं, बच जाऊं।
तो खैर ऐसा नहीं होता है, वैक्सीन लगने के बाद भी वक्त लगता है आपको इम्यूनिटी बिल्डअप करने में। लेकिन जैसे जैसे केसेस कम हो रहे हैं वैसे वैसे देखा ये जा रहा है कि लोगों के अंदर वो शौक, वो एंथुजियाज्म, वो डर नहीं है, और अब वो वैक्सीन लगाने के लिए उतना तैयार नहीं है। और बल्कि एक साहब हैं, मेरे ही जानने वाले हैं, तो मैंने उनसे पूछा आपने वैक्सीन लगवा ली? तो उन्होंने कहा, उन्होंने एक वैक्सीन का नाम लिया, बाहर की वैक्सीन है, अब भाई वो आएगी तब लगवाऊंगा। मैंने कहा वो आएगी तब लगवाएंगे, और तब तक क्या कोरोना आपका इंतजार करता रहेगा कि भाई वैक्सीन लगवाएंगे, जब तक वो आएगी तब तक मैं आप पे अटैक नहीं करता हूं? तो भाई ऐसा मत कीजिए। फिलहाल सबसे पहली बात तो ये कि वैक्सीन लगवाने के लिए तैयार हो जाइए। मेरा आपको कहने का मकसद यही है कि वैक्सीन लगवाने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि फिलहाल देखिए केसेस कम हैं, अभी फिलहाल 30-40 हज़ार के करीब के केसेस आ रहे हैं, लेकिन 30-40,000 भी अच्छी खासी एक फिगर होती है, और हमारा नंबर अगर उसमें आ गया तो हमारे लिए तो वो फिगर 100 ही में आ जाएगी। तो केसेस बहुत ज़्यादा हैं। और जहाँ तक वैक्सीनेशन का सवाल है, तो देखिए इस वक्त, आज के वक्त में हमारी आबादी बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 136 करोड़ के करीब की हमारी आबादी है। तो हमारा जो टारगेट है फिलहाल वो है कि 80% हमारी पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड हो जाए। और उस 80% वैक्सीनेशन टारगेट में मालूम है आपको अब तक क्या हम अचीव कर पाए हैं? सिर्फ 21% लोगों को फर्स्ट डोज लगी है, यानी कि फर्स्ट डोज लगने वाले लोग सिर्फ 21% हैं आज की डेट में, और लगभग 5% के करीब, 5 से कम ही है, 4.87% के करीब लोग वो हैं जिनको दोनों डोजेस लगी हैं। तो बताइए कहाँ, तो 136 करोड़ की जनता को वैक्सीनेट करना है, और हर माध्यम से, हर तरीके से लोगों को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। सब लोग बोल रहे हैं वैक्सीन लगवा लीजिए, वैक्सीन लगवा लीजिए। तो भाई आप लोग प्लीज़ सीरियसली इस बात को लें, और जैसे ही आपका नंबर आए आप फ़ौरन वैक्सीन लगवाएं, खुद अप्लाई करें। आपको सबको पता है किस तरीके से लगेगी। और रही बात पैसों की, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने हॉस्पिटल्स हैं सरकार की तरफ से, तो सरकारी अस्पतालों में फ्री ऑफ कॉस्ट ही लग रही है, और जिन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में लग रही है वहाँ पर भी कुछ ज़्यादा पैसे तो लग नहीं रहे हैं, बहुत ही कम है। जो उसके बाद डिजीज़ होने के बाद जो हालात होते हैं, लाखों का खर्चा होता है अस्पतालों का, और जान की कोई गारंटी नहीं है, और परेशानियाँ कितनी ज़्यादा हैं। तो प्लीज़ मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है, इसे सीरियसली लें, वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं। अब बात ये आती है कि भाई जैसे कि उन्होंने सवाल कहा था मुझसे कि भाई मैं उसका इंतज़ार कर रहा हूँ, तो खैर वो तो इंतज़ार कर रहे हैं जिस वैक्सीन का, वो तो हिंदुस्तान में नहीं है, लेकिन अब हमारे पास क्या अवेलेबल वैक्सीन्स हैं? तो फिलहाल हमारे पास 4 वैक्सीन्स हैं। नंबर 1 इज़ कोविशील्ड, नंबर 2 इज़ कोवैक्सिन, नंबर 3 इज़ स्पुतनिक वी, और नंबर 4 इज़ मॉडर्ना वैक्सीन, जिसको हाल फिलहाल में ही अप्रूवल मिला है। तो फिलहाल ये 4 वैक्सीन्स हैं जो हमारे हिंदुस्तान में यूज़ हो रही हैं और जिनका अप्रूवल है, और जिसमें से कोविशील्ड वैक्सीन, जिसका आपने नाम काफ़ी सुना होगा, ये वैक्सीन जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है वहाँ से बन रही है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेशन करके ये वैक्सीन प्रिपेयर हो रही है। और इसके अलावा जो कोवैक्सिन है वो भारत बायोटेक में बन रही है, बिल्कुल देसी वैक्सीन है, हमारी अपनी है। तो उसके बाद ये 2 फॉरेन वाली, एक रशियन स्पुतनिक वी, ये रशियन वैक्सीन है, और मॉडर्ना ये भी बाहर की वैक्सीन है, ये अभी इसको अप्रूवल मिला है। तो इन चारों वैक्सीन्स में अगर मैं आपको मोटे मोटे तौर पे बताऊं, मेरा मकसद आपको डॉक्टर बनाने का नहीं है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको वैक्सीन का तरीका बताया था पहले कि वैक्सीन किसे कहते हैं और वो कैसे वर्क करती है, तो उसी तरीके से मैं आपको ये भी समझा दूं कि जो कोविशील्ड है उसमें हम कोविड का एक प्रोटीन लेते हैं, एक हिस्सा लेते हैं, ना पूरा वायरस है ना पूरा उसका सिस्टम है, छोटा सा हिस्सा, और हम किसी दूसरे वायरस में, जो एडिनो वायरस चिंपैंजी में पाया जाता है, उसके अंदर डालकर और उसकी वैक्सीन प्रिपेयर करते हैं, और फिर वो आदमी में डाली जाती है, यानी वैक्सीन लगाई जाती है। इसे हम वेक्टर वैक्सीन कहते हैं, यानी कि एक दूसरे व्हीकल के अंदर बिठा के हमने कुछ सामान बॉडी के अंदर डाल दिया। ये कुछ सामान वाली वैक्सीन है। दूसरा वेक्टर है, दूसरा वायरस है, यानी एक दूसरे वायरस के अंदर कोविड का कुछ सामान डाला और उसे बॉडी में डाल दिया। ये कोविशील्ड है।
उसके बाद कोवैक्सीन में कोविड का ही वायरस होता है, लेकिन उसे निष्क्रिय यानी इनएक्टिवेटेड कर दिया जाता है और उसको बॉडी में डाल दिया जाता है। तो ये तो बहुत सिंपल है आपके लिए समझना। बॉडी एकदम से समझ जाएगी भाई वायरस आ गया और वो लड़ाई के लिए तैयार हो जाएगी, बॉडी की इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा और एंटीबॉडीज बननी शुरू हो जाएंगी। अब ये तीसरी वैक्सीन जो है अपनी स्पुतनिक वी रशियन वैक्सीन, ये वैक्सीन बिल्कुल उसी तरीके से है, वेक्टर बॉर्न है, जिस तरह से मैंने पहले आपको कोविशील्ड बताई। बस थोड़ा सा उससे फर्क है, थोड़ी सी बेहतर है कुछ चीजों में, वो थोड़ी डिटेल है, बस इतना समझ लीजिए बेहतर है। और उसके बाद mRNA वैक्सीन जो अभी मॉडर्ना की अप्रूव हुई है, ये एक अलग ही किस्म की टेक्नोलॉजी है। ये इसको आपको थोड़ा सा आप आसानी से समझ नहीं पाएंगे, लेकिन ये एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, mRNA टेक्नोलॉजी है ये, एंड दिस इज समथिंग वेरी गुड। अब इन वैक्सीन्स की इफिकेसी यानी इनका प्रभाव, किस तरह का प्रभाव होता है, कितनी चांसेस हैं हमें इसमें बचने के। तो देखिए जो कोविशील्ड है हमारी, उसकी 70 के करीब एफिशिएंसी बताई जा रही है, कभी कम भी होती है कुछ ट्रायल्स में। और लेकिन यह है कि अगर उसका दूसरी बूस्टर डोज वक्त पे लगा ली जाए तो ये काफी प्रभाव इसका बढ़ जाता है, अप टू 90% भी कुछ केसेस में आया है। लेकिन थोड़ा इन बाकी वैक्सीन के मुकाबले थोड़ा सा कम है। उसके बाद जो हमारी कोवैक्सीन है, उसका प्रभाव 78% के करीब है, जो कि कोविशील्ड से थोड़ा सा बेहतर है। और उसके बाद स्पुतनिक वी जो वैक्सीन है वो उनसे भी बेहतर है, और वो तकरीबन 78 to 83% के करीब इफिकेसी या प्रभाव उसका माना गया है। और जो mRNA वैक्सीन जो मैंने बताई मॉडर्ना की, उसका तकरीबन बताया जा रहा है 91%। तो बेसिकली ये इफिकेसी या प्रभाव मैं आपको इसलिए बता रहा हूं जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। लेकिन हमारे साथ दिक्कत ये है कि जब हम वैक्सीन लगवाने जाएंगे तो जरूरी नहीं है कि हमें अपनी चॉइस की ही वैक्सीन मिल जाए। मैंने अभी जैसे कहा कि आप जब जाएंगे तो हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया, आप सोचेंगे भाई डॉक्टर साहब ने कहा है तो कोविशील्ड ना लगवा कर मैं स्पुतनिक वी अगर लगवा लूं तो दोनों एक सी हैं, लेकिन दिस इज बेटर उन्होंने बताया था, तो मजा आ जाएगा। देखिए मजा तो आ जाएगा, लेकिन अगर नहीं मिलेगी वो वहां पर तो कैसे आप लगवाएंगे। तो ये डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी पर और आपकी पॉकेट पर भी। पॉकेट आपकी अलाउ करती है नहीं करती है, क्योंकि स्पुतनिक भी थोड़ी महंगी वैक्सीन है और कोविशील्ड तो 200-250 रुपए, और या फिर सरकारी में जाएंगे तो बिल्कुल फ्री। तो डिसीजन मेकिंग आपकी इस बात पे रुक जाएगी कि वहां पर अवेलेबिलिटी नहीं है। तो मेरी अपनी आपको राय है कि देखिए वैक्सीन जो मिल जाए फौरन लगवा लीजिए। आपको एक मैं छोटी सी मिसाल देता हूं कि आपके पास में आप गाड़ी में बैठे हुए हैं और आपको हेलमेट चाहिए, एंड बिकॉज ऑफ सम रीज़न आपको जो हेलमेट है वो डिफेक्टिव है। आपको सपोज शामली से ही दिल्ली जाना है और आपका जो हेलमेट है उसमें यहाँ पर जो कड़ी होती है वो थोड़ी लूज है या थोड़ी प्रॉब्लम है, और जो आपका मेन हेलमेट है जो बिल्कुल करेक्ट और सही फॉर्म में है वो दिल्ली में है, और मैं आपसे कहता हूँ कि भाई ये आप हेलमेट लगा के जाइए ना, दिल्ली जा रहे हैं, तो आप मुझे जवाब देंगे नहीं ये तो ख़राब है डॉक्टर साहब, मेरे पास जो दिल्ली है ना मैं वो उसको लगा लूँगा। तो भाई दिल्ली लगा लूँगा बात ठीक है, लेकिन यहाँ से दिल्ली जा रहे हो तो रास्ते में क्या हो कि ये तो डिफेक्टिव है। अरे भाई डिफेक्टिव है लेकिन समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो कहने का मकसद ये है कि ये आपकी जान बचा लेगा, ना से तो बेहतर है ना। तो इसलिए जो भी वैक्सीन जहां पर भी आपको मिले आप डिले मत कीजिए। आपको वैक्सीन लगवानी है, इम्यून रिस्पॉन्स इन वैक्सीन्स का सबका अच्छा ही है। अगर अच्छा ना होता तो इनको ऑथराइजेशन भी ना मिलती। देखिए ऑथराइजेशन मिली है, इमरजेंसी यूटिलाइजेशन ऑथराइजेशन है, इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन है, तो ये कुछ सोच समझ के दी गई है कि भाई इसको यूज किया जा सकता है, बाकी तो वरना बहुत सारे लाइन में लगे हुए हैं। तो यूज किया जा सकता है, इनसे बचाव भी है। और कोविशील्ड का तो हमने खुद अपनी आंखों से देखा है कि इस सेकेंड वेव के अंदर जिन लोगों की कोविशील्ड या कोवैक्सीन, इन दोनों का ही जो अपनी लगी थी, तो जो भी जिन लोगों को भी ये वैक्सीन लगी थी उन लोगों को अच्छा खासा प्रोटेक्शन मिला था। देखिए प्रोटेक्शन दो तरीके का होता है। एक आप ये कहें कि भाई मुझे डिजीज ही नहीं होगा और मैंने तो वैक्सीन लग गई, अब तो मैंने अमृत पी लिया है। ऐसा नहीं है, डिजीज आपको होगा बट दैट वुड बी माइल्डर
जैसे हल्का फुल्का खांसी नज़ला हो जाता है, बिल्कुल हो सकता है उतना ही हो, आपको एहसास ही नहीं होगा कि आपको कोई बड़ी बीमारी हुई है। आप तो सोचेंगे भाई मुझे तो खांसी नज़ला जैसी लगा जैसे उसमें होता है। और एक हॉस्पिटलाइजेशन के चांसेस यानी कि आईसीयू जाने के चांसेस, आपको इतनी दिक्कत आ जाए कि आप अस्पताल चलें और वहाँ पर भर्ती हो जाएं, ये चांसेस तो हमने खुद देखा है कि बहुत कम हुए हैं। और बल्कि आप भी अपने आसपास देखिएगा कि जिन लोगों को वैक्सीन लगी थी उन लोगों को ये दिक्कतें कम आई हैं। तो मेरी फिर दोबारा यही गुजारिश है, इस वीडियो को बनाने का भी यही मेरी मंशा थी कि भाई मैं आपको समझाऊं कि अपना वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं। छोटे मोटे साइड इफ़ेक्ट्स जो लोग बता रहे हैं उनसे बिल्कुल मत डरें, कोई इतना बड़ा साइड इफ़ेक्ट नहीं है। वैक्सीनेशन के साइड इफ़ेक्ट्स हमेशा से होते थे, आप सब जानते हैं। बच्चों में वैक्सीन लगती हैं, सब बच्चों को लगती हैं। कितने बच्चों को बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं, तो 1-2 दिन बच्चे रोते हैं, दवा खा लेते हैं, बुखार हो जाता है, तो इसकी वजह से किसने वैक्सीन लगवानी बंद कर दी। तो वैसा ही इन वैक्सीन्स में है, बल्कि इनमें तो इफ़ेक्ट्स बहुत कम हैं, हमने खुद देखा है। कुछ लोकल इफ़ेक्ट्स आ गए तो आ गए, किसी को कहीं पर लगाने जहाँ पर इंजेक्शन लगा है वहाँ पर गांठ हो गई, किसी को बुखार आ गया, पैरासिटामोल खा लीजिए, ठीक हो जाएंगे, 1 या 2 दिन की बात है, कोई सीरियस साइड इफेक्ट नहीं है। कुछ जो कोविशील्ड के साथ में बातें आपने सुनी होंगी नेट पर या इधर उधर के भाई कहीं क्लॉट्स जम गए, कुछ इस तरह की दिक्कतें हुई, वो देखिए कुछ कहीं पर कुछ केसेस में आ जाता है तो एकदम से वो हाईलाइट हो जाता है, बट द चांसेस आर वेरी 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 लो, ऐसा नहीं है। दीज वैक्सीन्स आर वेरी सेफ। जो हालात चल रहे हैं उन हालात में तो हमारे पास कोई और चारा भी नहीं है, तो वैक्सीन लगवाइए। इसके अलावा कोविड के बारे में मैंने जो बाकी इसके अलावा वीडियो बनाई हैं, थर्ड वेव से कैसे बचा जाए, बच्चों को कितना खतरा, उनमें भी मैंने एक ही बात बताई है कि देखिए बचने का एक ही तरीका है कि आप कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का अपनी ज़िंदगी में डाल लें, मास्क लगाएं। बिना मास्क लगाए आप इसी जंग नहीं जीत पाएंगे। और अगर बिल्कुल ही आप इस मूड में हैं कि हमें तो मास्क लगाना ही नहीं है, तो भाई सबको वैक्सीनेट करवा दीजिए। जब तक ये 80% लोग वैक्सीनेट नहीं होंगे तब तक मास्क तो नहीं उतरेंगे, क्योंकि हर्ड इम्यूनिटी यानी कि ऐसी इतनी इम्यूनिटी के ट्रांसमिशन चेन ब्रेकअप हो जाए उससे अभी हम बहुत दूर हैं। तो सब वैक्सीनेट हो जाएं, सब जगह इम्यूनिटी बिल्डअप हो जाए तो समझिए सेफ हैं। तब तक मास्क लगा के रखिए, हैंड वॉशिंग करते रहिए, 2 गज की दूरी बना के रखिए। सुनते तो हैं आप सब लोग लेकिन कर नहीं रहे हैं, तो प्लीज़ करिए और वैक्सीनेशन करवाइए। बस इसी के साथ मैं विदा लेता हूं और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, घर पर रहिए, अपने लिए भी दुआ कीजिए और बाकी सब लोगों के लिए दुआ करते रहिए। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।